शर्मा जी के घर की पहचान बाहर से बहुत सिंपल थी, इतनी सिंपल कि कोई भी कह देता यहाँ तो सब कुछ बहुत शांत और सीधा है। लेकिन घर की सिंप्लिसिटी कभी कभी चॉइस नहीं होती, वो एक आदत बन जाती है जिसे कोई सवाल नहीं करता, बस चुपचाप फॉलो करता जाता है। देखो, माँ जी को ज्यादा तीखा बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर हल्का भी ज्यादा हो गया ना तो वो पूरा दिन बोलती रहती है, पेट भारी लग रहा है, भारी लग रहा है। हाँ, और दादी माँ तो बिल्कुल सादा खाना ही लेती है, बिना तड़के वाली दाल भी उन्हें ठीक लगती है। इसलिए हम लोग भी धीरे धीरे वही बना देते हैं जो सबको बिना परेशानी के चला जाए। मतलब घर में किसी को भी कभी ऐसा नहीं लगता कि कुछ अलग, थोड़ा अच्छा, थोड़ा हैवी या थोड़ा टेस्टी खाना खाया जाए, जैसे कभी पनीर या कुछ स्पेशल डिश, कुछ चेंज? देखो नंदिनी, हमारे घर में चीजें टेस्ट से नहीं चलती। यहाँ सब लोगों को हेल्थ, कंफर्ट और रूटीन देखा जाता है। अगर हर दिन कुछ नया और हैवी होने लगे तो घर का बैलेंस बिगड़ जाता है। और वैसे भी बेटा, सिंपल खाना ही सबसे अच्छा होता है। इससे ना शरीर पर बोझ पड़ता है, ना घर की शांति खराब होती है। यह जो हैवी खाने का शौक होता है ना, वो धीरे धीरे आदत खराब कर देता है। लेकिन माँ जी, कभी कभी सिर्फ पेट नहीं भरता, मन भी कुछ अलग चाहता है ना। रोज वही स्वाद, वही तरीका, क्या ऐसा नहीं लगता कुछ मिसिंग है? जो चीज हमारे घर में सालों से चल रही है उसे मिसिंग नहीं कहते, उसे डिसिप्लिन कहते हैं। और डिसिप्लिन ही घर को टिका कर रखता है। उस दिन पहली बार नंदिनी को लगा यहाँ खाना सिर्फ पेट भरने के लिए खाया जाता है, ना कि खुशी के लिए, ना कुछ अलग ट्राई करने के लिए, और ना ही किसी के स्पेशल दिन के लिए। लेकिन नंदिनी का स्वाद तो बिल्कुल अलग था, बिल्कुल उसकी पर्सनालिटी की तरह। डाइनिंग टेबल पर वही सिंपल खाना रखा था, दाल चावल हल्की सब्जी। आज दाल ठीक बनी है, सिंपल है बट ठीक है। अम्मी, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कभी कभी कुछ अलग खाना चाहिए? जैसे बाहर लोग कितनी वैरायटी खाते हैं और हम हर दिन वही सेम चीज। देखो, घर में सब लोग ऐसे ही कंफर्टेबल है। दादी को भी सिंपल पसंद है, माँ को भी, तो फिर अननेसेसरी चेंज क्यों लाना? वैसे भी बाहर का खाना रोज खाना तो हेल्दी नहीं होता। मैं रोज बाहर का खाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि कभी कभी घर में भी कुछ अलग बन सकता है, जिससे सिर्फ पेट नहीं मन भी खुश हो। तुम अभी नहीं हो इसलिए ये सब सोच रही हो, धीरे धीरे तुम्हें भी यही सब अच्छा लगने लगेगा, देखना। अगले कुछ दिनों में वही रूटीन चलता रहा, सिंपल खाना, सिंपल बातें, सिंपल एक्सपेक्टेशंस। लेकिन नंदिनी का मन सिंपल नहीं था, उसे तो नई नई चीजें ट्राई करना, नए तरीके का खाना, हर दिन नए तरीके से जीना पसंद था। और सबसे ज्यादा उसे पसंद था चटपटा पनीर खाना। और इस घर में वो जब से आई थी तब से उसने पनीर की शक्ल तक नहीं देखी थी। अगर मैं कभी घर पर पनीर बनाऊं तो? पनीर? अरे क्यों बनाना इतना हैवी भाई, हमारे घर में इसकी कोई जरूरत नहीं है, बाहर खा लेना अगर कभी मन करे तो। घर में नहीं बन सकता क्या? घर का खाना घर जैसा होना चाहिए बेटा, बाहर जैसा नहीं। घर में सबको हल्का खाना पसंद है, और एक के लिए पूरा खाना फिर से बनाना कहाँ की अकलमंदी है। लेकिन सबके लिए कोई एक जन के मन की इच्छा का कोई मोल नहीं, ये बात कोई क्यों नहीं समझ रहा? और यहीं से बात सिर्फ खाने की नहीं रही, ये बात चॉइस की हो गई। उस रात नंदिनी देर तक जागी रही, मोबाइल हाथ में था, लेकिन वो सिर्फ स्क्रीन नहीं देख रही थी, वो अपने सवाल देख रही थी। और फिर उसने वही किया जो उसने किसी से पूछा नहीं। कभी कभी इंसान परमिशन नहीं लेता, वो बस अपनी भूख के हिसाब से चल देता है। देखो नंदिनी, हमारे घर में एक बात साफ है, सुबह से लेकर रात तक जो भी खाना बनता है वो सबको ध्यान में रखकर बनता है। दादी माँ को हल्का चाहिए, माँ जी को बिना मसाले का ठीक लगता है, और अमित को बस पेट भरना चाहिए। तो फिर बीच में बदलाव की जरूरत कहाँ से आ गई? लेकिन अगर हर किसी की जरूरत को ध्यान में रखते रखते हम खुद की पसंद ही भूल जाए तो फिर खाना सिर्फ जिम्मेदारी बन जाता है, खुशी नहीं रहती। और मैं ये नहीं कह रही कि रोज कुछ अलग होना चाहिए, मैं ये कह रही हूँ कि कभी कभी तो हो सकता है ना, बस एक आध दिन। एक दिन से ही शुरुआत होती है नंदिनी, और फिर वही एक दिन आदत बन जाता है। और आदत जब बदलती है ना तो घर का पूरा सिस्टम हिल जाता है। यहाँ सब चीजें बैलेंस में चलती है, इसलिए सब ठीक चलता है। मुझे बैलेंस से प्रॉब्लम नहीं है रेखा दीदी, मुझे बस इस बात से प्रॉब्लम है कि बैलेंस के नाम पर सबकी पसंद एक जैसे क्यों हो गई है। कोई भी ये नहीं पूछता कि किसी को सच में क्या अच्छा लगता है। अच्छा लगता है और सही होता है, दोनों अलग चीज है बेटा। और घर में हमेशा सही चीज चलनी चाहिए, पसंद बदलती रहती है लेकिन नियम नहीं। अगर मैं पनीर बना दूं तो क्या गलत हो जाएगा? गलत सही की बात नहीं है, बात यह है कि जरूरत नहीं है, हमारे घर में हैवी चीजें कोई खाता ही नहीं। और जब कोई नहीं खाता तो बनाने का मतलब क्या है? मतलब अगर मैं खाना चाहती हूँ तो मुझे बाहर जाना होगा? हमने कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन यहाँ हर चीज का तरीका है और उसी तरीके से सब चलता है। और अगर मैं उस तरीके को बदलना चाहूँ तो?
तुम्हें बदलने की जरूरत क्यों लग रही है नंदिनी? तुम्हें अभी घर समझना बाकी है। ये कोई बाहर की दुनिया नहीं है जहां हर चीज मन के हिसाब से होती है। माँ जी, मैं घर समझने आई हूँ, लेकिन अपने आप को भूलने नहीं आई। तुम दोनों बात को बहुत खींच रही हो। घर में सब ठीक चल रहा है, फिर इस बात पर इतना डिस्कशन क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि तुम्हें ठीक लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सबको ठीक ही लग रहा है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? प्रॉब्लम यह है कि मैं यहाँ खाना बना नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ खाना फॉलो कर रही हूँ। मुझे खाना खुशी से खाना पसंद है, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। यहाँ कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा नंदिनी, बस घर में सादगी भरा खाना। सादगी से अगर जिंदगी जी जाए तो सुकून बना रहता है। इस घर में दादी है, पापा है, मैं हूँ, रेखा और अजीत को ये बहुत ज्यादा भारी खाना पसंद नहीं है। अगर ये घर सादगी से चल रहा है, घुल मिलकर रहने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन हर कोई हमेशा किसी को फॉलो नहीं करना चाहता। और अगर सब अपनी मर्जी से चलने लगे तो घर घर नहीं रहता। शर्मा परिवार हमेशा ही अपनी सादगी से जाना जाता है। और अगर सब सिर्फ एक ही तरीके से चले तो घर में जिंदगी नहीं रहती। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो नंदिनी। सादा खाना और जीवन बोरिंग होता है, ये सच नहीं है। हम जब तुम्हारी उम्र के थे ना, तब हम भी यही सोचते थे। लेकिन हमें धीरे धीरे एहसास हुआ कि जिंदगी में ज्यादा शोर शराबा और भारी खाना जरूरी नहीं है। हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे बूढ़े हो गए। नहीं, पनीर तो मैं बना कर ही रहूंगी। अरे बस करो, ये पनीर वाली बात को इतना बड़ा मत बनाओ। ये पनीर की बात नहीं है अमित, ये चॉइस की बात है। लेकिन तुम्हें कोई नहीं रोक रहा है नंदिनी पनीर खाने से। तुम्हारा जब भी मन हो बाहर जाकर कुछ स्पेशल खा लो, पनीर खाओ, बिरयानी खाओ, जो भी खाना खाओ। लेकिन मैं बाहर नहीं जाना चाहती, मैं यहीं रहकर चॉइस चाहती हूँ। घर में सबको एडजस्ट करना पड़ता है नंदिनी। हम सब भी बाहर जाकर जो मर्जी होती है खा लेते हैं, और वो अच्छा भी लगता है, क्योंकि सिंपल खाने से कुछ अलग होता है। तो मैं पनीर बनाऊंगी। कब ये जंग आगे इतनी बढ़ गई कि मैं तो पनीर बनाकर ही रहूंगी, नंदिनी का मिशन बन गया था। लेकिन सुधा ने भी कह दिया था, अगर पनीर बनेगा तो नंदिनी को अकेले ही खाना होगा, बाकी सबके लिए तो सादा खाना ही बनेगा। रेखा, पूजा, आज तुम खिचड़ी और चना दाल बना लो। गर्मी भी बहुत हो रही है, सिंपल खाना शरीर को भी ठंडा रखता है। जी माँ जी, ठीक है। आज तो मैंने पनीर मंगवाया है। आप में से सच में कोई पनीर नहीं खाना चाहता? नहीं नंदिनी, गर्मी का मौसम चल रहा है, तुम ही इतना भारी खाना खा लो। वैसे पनीर में प्रोटीन भी बहुत होता है, और मैं दही में बनाने वाली हूँ पनीर, जिससे वो ठंडा भी रहेगा। अच्छा है, तुम एंजॉय करो। नंदिनी, अगर पनीर खाकर पेट बहुत भारी हो जाए ना तो बताना, थोड़ी खिचड़ी भी साइड रख देंगे हम। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पनीर के साथ आखिर कौन ही खिचड़ी खाता है? आप लोग सोच लीजिए कि सच में पनीर नहीं खाएंगे। एक काम करो पूजा बहू, यहाँ बोर्ड लेकर आओ और लिख दो कि हम सादा जीवन उच्च विचार से जीने वाले लोग हैं, हमें ये सब नहीं खाना। अरे ठीक है, मैं समझ गई, मैं खुद के लिए बना लेती हूँ। नंदिनी ने सबको ललचाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन कोई भी उसके जाल में नहीं आया। सब लोग अपने अपने खाने को लेकर संतुष्ट थे, लेकिन नंदिनी आज पनीर बनाकर बड़ी खुश नजर आ रही थी। उसने आधे किलो पनीर की सब्जी बनाई और अकेले ही खाने बैठ गई। कोई खाए या ना खाए, मुझे तो बड़ा ही पसंद है पनीर। मैं भी देखती हूँ मुझे कौन रोकता है पनीर खाने से। नंदिनी को लग रहा था कि जब वो ये सब खाएगी तो उसका ससुराल भी अपना सादगी भरा जीवन और खाना दोनों को त्यागने लगेगा। वो ललचा जाएंगे और उसकी तरफ हो जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। कोई खाए या ना खाए, मुझे तो बहुत ही पसंद है पनीर। इतना सारा बना लिया तुमने, अकेले खाओगी? हर बात खुशी से खाऊंगी। कम से कम मुझे ये तो लगेगा कि मैं अपने मन का खाना खा रही हूँ। ठीक है, फिर रात को बोलना मत पेट भारी हो गया। इतना भी कुछ नहीं होता, लोग रोज खाते हैं। उस दिन नंदिनी ने पूरा मन लगाकर पनीर नहीं, कभी छोले, कभी सोया चाप, तो कभी कुछ तड़कता भड़कता खाना शुरू किया। स्वाद भी आया और उसे लगा जैसे उसने कोई जीत हासिल कर ली हो। लेकिन हर जीत का असर उसी वक्त समझ में नहीं आता, कभी कभी वो धीरे धीरे सामने आता है। देखते हैं नंदिनी को ये जीत कितनी रास आती है। नंदिनी, आज इतनी देर तक सोई रही? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? हाँ, रोज तो सबसे पहले उठ जाती थी। वो कल बहुत हैवी खाना खा लिया था शायद, बस ऐसे ही नींद ज्यादा आ गई। चलो कोई बात नहीं, खिचड़ी रखी है, खा लो, हल्की है, पेट को भी ठंडक पहुंचाएगी। नहीं, आज बाहर जाऊंगी, कुछ अच्छा खा लूंगी, मेरा बड़ा मन है। सुबह सुबह बाहर? हाँ माँ जी, कभी कभी खुद को ट्रीट देना चाहिए। अब ये कभी कभी धीरे धीरे अक्सर बनने लगा था, लेकिन शर्मा परिवार ने उसे कुछ भी करने से रोका नहीं। उन्हें लगा कि शायद नंदिनी को यही चीजें पसंद है और रोक टोक करने से घर में कलेश होगा। नंदिनी,
आज हमने शांति निकेतन योगाश्रम जाने का सोचा है, तुम चल रही हो? नहीं, आज मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ। आज तो मैं दिल भर कर शॉपिंग करूंगी। तुम्हारा रोज मन कुछ अलग करने का ही कर जाता है। योगा ज्वाइन कर लो, उसमें मन पर काबू करने के बारे में बताते हैं। क्योंकि मैं खुद को रोकती नहीं हूँ, दिल खोलकर जिंदगी को जीती हूँ। इतने कपड़े, इतने जूते, इतना सब पड़ा है, फिर भी बाहर जाकर घंटों बर्बाद करने हैं। इससे ही दिल खोलकर जीना कहते हैं जनाब। इसे बेवकूफी कहते हैं मैडम। नंदिनी को लग रहा था कि अगर वो अपने तरीके से जीना शुरू करेगी तो धीरे धीरे घर वाले भी उसकी तरफ आ जाएंगे। लेकिन इस घर की सबसे खास बात ये थी कि यहाँ कोई किसी को रोकता नहीं था और ना ही कोई किसी के पीछे चलता था। मैं मॉल जा रही हूँ शॉपिंग के लिए, कोई आ रहा है? मुझे तो नहीं जाना, मैं आज बाहर आंगन में नए पौधे उगा रही हूँ। और मैं आज एकांत में बैठूंगी कुछ देर। मैं तो बुक पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं आना। मतलब किसी को इंटरेस्ट नहीं है? हर चीज में इंटरेस्ट होना जरूरी नहीं होता बेटा। और यही वो जगह थी जहां नंदिनी बार बार हार रही थी, क्योंकि सामने वाले लड़ ही नहीं रहे थे। वो संतुष्ट थे, अपनी जिंदगी सुकून से जी रहे थे। लेकिन अब नंदिनी बेचैन होने लगी थी। अकेले अपने मन का करना शुरू में फ्रीडम लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही चीज डिस्टेंस भी बना देती है। आजकल तो मुझे नींद बहुत आ रही है। खाने का असर है शायद। भारी खाने से ना आलस आने लगता है शरीर में। अरे इतना भी कुछ नहीं होता। तुम पहले कितनी ज्यादा फ्रेश लगती थी। तुम्हारा रूटीन पूरी तरह बदल गया है। इसका असर है कि तुम्हारा चेहरा भी फूला फूला सा है। हाँ, मेरी स्किन और बाल भी पहले से ज्यादा खराब हो गया। अब माँ के बाल देखो, इस उम्र में भी घुटनों तक आते हैं। कुछ भी बेटा। बैलेंस, वही वर्ड जिसे नंदिनी शुरू में इग्नोर कर रही थी, अब उसे महसूस होने लगा था। उसकी नींद, शरीर और मन सब धीरे धीरे अस्त व्यस्त होने लगे थे। आज बाहर जाने का मन नहीं है। अच्छा है, घर का खाना खा लो। क्या बना है? दाल, लौकी और रोटी। लौकी? हाँ, वही सिंपल। ठीक है, दे दो। कुछ देर बाद। अजीब है। क्या? इतना हल्का लग रहा है। क्योंकि ये सिंपल है। और टेस्ट? टेस्ट ठीक है, लेकिन आफ्टर फीलिंग अच्छी है। हम हमेशा यही तो कहते थे। शायद मैं सुन ही नहीं रही थी। माँ जी, एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मैं गलत नहीं थी, लेकिन मैं पूरी सही भी नहीं थी। मतलब कि सिर्फ टेस्ट के पीछे भागना भी सही नहीं है, और सिर्फ सिंप्लिसिटी में रहना भी जरूरी नहीं है। दोनों का बैलेंस ही सही है। आप लोग जो जीवन जी रहे हैं वो अपनाना सही है, उसी से मन, शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। तो अब क्या प्लान है? अब मैं रोज पनीर नहीं खाऊंगी। अच्छा है, वरना हम सबको भी डर लगने लगा था कि कहीं तुम पनीर का ठेला ही ना खोल दो। मुझे तो लगता है अब नंदिनी पूरे साल भर पनीर नहीं खाएगी। तो पनीर मिशन खत्म फाइनली। ये तो खा के थक गई होगी, मैं तो सुन के थक गया था। नहीं, अब पनीर स्पेशल होगा, जो सिर्फ कभी कभी स्पेशल मौकों पर ही स्वाद देता है। दादी को तो भूल ही गए तुम लोग पूरी कहानी ने। है दादी, आपको कैसे भूल सकते हैं? मुझे अब समझ में आया कि आपने शर्मा परिवार को इतना सादा क्यों रखा। क्योंकि सादगी ही जीवन को सुंदर बनाती है। इसलिए ना सिर्फ खाना, लेकिन विचार, मन और बुद्धि से भी इंसान को सादगी से भरा ही होना चाहिए। यो नानी, ये इस घर में कुछ भी टूटा नहीं, कुछ भी बदला भी नहीं, बस एक चीज जुड़ गई, समझ। नंदिनी को समझ आया कि हर सादगी से भरी चीज बोरिंग नहीं होती। कुछ चीजें बस वक्त पर ही स्वाद देती है, और पनीर अब जिद नहीं रहा, बस एक स्वाद बन गया जो सही वक्त पर ही अच्छा लग रहा था। अरे रीमा, जरा आवाज बढ़ाना इस टीवी की। देखना तो जरा, विमला के मायके वालों ने क्या शानदार टेंट लगवाया था। सुना है 5 लाख तो सिर्फ सजावट में फूंक दिए हैं उन्होंने। हाँ मम्मी जी, विमला चाची बता तो रही थी कि सजावट के लिए कारीगर खास शहर से बुलवाए गए थे। और साड़ियाँ देखी आपने, एक से बढ़कर एक भारी साड़ियाँ दी है अपनी बेटी को, और हम सबको भी। साड़ियाँ तो खैर ठीक है, पर वो लिफाफे, सुना है विदाई के समय उन्होंने सबको बहुत खुश किया। जी मम्मी जी, विदाई के समय जो लिफाफे मिले थे ना, उनमें भी पूरे 1000 रुपए थे। सच में दिल खुश कर दिया उन्होंने तो। ऐसी खातिरदारी आजकल कहाँ देखने को मिलती है। शांति देवी ने जैसे ही ये सुना, उन्होंने झटके से टीवी का रिमोट उठाकर सेंट्रल टेबल पर पटका। बड़ा दिल खुश हो रहा है तेरा?
दूसरे की थाली का घी देखकर अपनी सूखी रोटी भूल गई क्या तू? नहीं मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस एक बात कह रही थी कि उन्होंने अच्छा किया। अच्छा किया? और तूने क्या किया था? अपना वक्त याद है तुझे? जब तू इस घर में आई थी तब तेरे बाप ने मेरी बिरादरी में क्या इज्जत रखी थी, याद है तुझे? रीमा ने अपनी नजरें झुका ली और साड़ी के पल्लू को अपनी उंगलियों में लपेटने लगी। उसका चेहरा फीका पड़ गया था। मम्मी जी, पापा ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से तो सब बढ़िया ही किया था। कोशिश? कैसी कोशिश रीमा? वो 100-100 रुपए के लिफाफे जो छोटे बच्चों को थमाए थे, वो कोशिश की थी, और हम जैसे बड़ों को 500 रुपए देकर विदा कर दिया। मेरी तो अपनी ही बिरादरी में नाक कट गई उस दिन। मम्मी जी, उस समय पापा की तबीयत ठीक नहीं थी और छोटा भाई भी पढ़ाई कर रहा था। काम भी थोड़ा मंदा चल रहा था, पर फिर भी उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। अरे रहने दे अपनी ये तबीयत वाली और हैसियत वाली बातें। आजकल 500 रुपए में एक ढंग का रुमाल नहीं आता, और तेरे बाप को लगा कि वो बड़ी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। बिरादरी में सब आज भी पीठ पीछे थू थू करते हैं कि शांति का समधी बड़ा कंजूस निकला। मम्मी जी, अब वो सब बहुत पुराने दिन थे। मुझे यहाँ आए 3 साल हो गए हैं। अब उन बातों को कुरेदने का क्या फायदा? फायदा क्यों नहीं है? उस दिन जो बेइज्जती थी ना, वो मुझे आज भी सीने में फांस की तरह चुभती है। मैंने तो उसी दिन गंगा मैया की कसम खा ली थी कि अब उस बिरादरी में दोबारा रिश्ता करना तो दूर की बात है, मैं उस तरह मुंह करके सोऊंगी भी नहीं। मम्मी जी, ऐसी कसम मत खाइए। अपनी बिरादरी में अच्छे और बड़े घर भी तो होते ही हैं। होंगे तेरे लिए, पर मेरे घर के लिए नहीं। मेरे बाकी के 2 बेटे अमन और विजय क्या ऐसे ही अरे गहरे खानदान से ब्याह होंगे मैं? अब तो जो भी बहू आएगी वो ऐसे खानदान से आएगी जहां हमारी 7 पीढ़ियों की वाहवाही हो जाए। ऐसी वैसी बिरादरी की बहू लाकर मुझे अपनी नाक दोबारा नहीं कटवानी। रीमा की आंखों में आंसू छलक आए। वो कुछ कहना चाहती थी, पर उसने चुप रहना ही ठीक समझा। चुपकी हो गई? बुरा लगा? अरे बुरा तो हमें लगा था जब लोग पूछ रहे थे कि संदन जी क्या मिला चढ़ावे में, और मैं शर्म के मारे बगले झांक रही थी। मम्मी जी, मैंने कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी इस घर में। हमेशा आपकी सेवा की। सेवा से पेट भरता है क्या? समाज में नाम तो लेन देन से होता है। तूने सेवा की वो तेरा धर्म है, पर तेरे मायके वालों ने जो कमी छोड़ी वो मेरा अपमान है। अब जा रसोई में देख, दूध उबल गया होगा। रीमा बिना कुछ बोले धीरे से उठी और रसोई की तरफ चली गई। उसके पीछे शांति देवी की बड़बड़ाहट अभी भी जारी थी। शाम को शांति देवी का बड़ा बेटा राजेश दफ्तर से घर लौटा। उसने देखा कि घर का माहौल कुछ भारी सा है। क्या हुआ माँ, आज फिर से पुरानी बातें शुरू कर दी क्या? रीमा का चेहरा उतरा हुआ है। तो क्या मैं सच भी ना बोलूं? आज विमला की बेटी की शादी की वीडियो देख रहे थे तो उसे बड़ा चाव चढ़ रहा था 1000 वाले लिफाफों पर। मैंने बस इतना कह दिया कि इसके बाप ने क्या दिया था, तो इसे मिर्ची लग गई। माँ प्लीज, अब वो बातें पुरानी हो गई है। रीमा ने इस घर को कितनी अच्छी तरह से संभाला है, वो देखिए। घर संभालना तो बहू का ही काम है राजेश, पर जो इज्जत समाज में समधी दिलाता है वो बहू की सेवा नहीं दिला सकती। मैंने तय कर लिया है कि तेरे दोनों छोटे भाइयों के लिए मैं किसी और बिरादरी में हाथ डालूंगी। इस कंजूस बिरादरी में तो अब कोई रिश्ता नहीं होगा। माँ बेकार में जिद कर रही हैं। हर घर एक जैसा नहीं होता। तू चुप कर राजेश, तुझे क्या पता औरतों के बीच कितनी बातें होती हैं। तू बस अपनी नौकरी देख। राजेश सिर पकड़कर बैठ गया। उसे पता था कि माँ की जिद के आगे किसी की नहीं चलती। रात के समय जब सब सो गए, शांति देवी अपने कमरे में अपनी छोटी बहन कौशल्या को फोन लगा रही थी। हाँ कौशल्या, सो गई क्या? नहीं दीदी, बोलिए, सब ठीक है ना? सब ठीक। कहाँ? अमन और विजय के लिए अब लड़कियां देखनी शुरू कर, पर याद रखना मेरी बात। वही ना कि खानदान बड़ा होना चाहिए, सिर्फ बड़ा नहीं बहुत बड़ा। और सुन ले, बिरादरी बदलनी पड़े तो बदल लेना, पर रीमा वाली बिरादरी में तो बिल्कुल भूल कर मत झांकना। मुझे ऐसी बहू चाहिए जो देना लेना ऐसा करे कि जमाना याद रखे। मुझे अपने बेटों के लिए लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी। दीदी, लड़कियां तो बहुत है, पर आज के दौर में लोग पढ़ी लिखी लड़की और सादगी ढूंढते हैं। सादगी से घर नहीं चलता कौशल्या। मुझे तो चमक धमक चाहिए। जो मान सम्मान रीमा के घर वालों ने नहीं दिया वो मुझे अब वसूलना है। तू बस तैयारी कर, मैं कल खुद ही आ रही हूँ तेरे घर। शांति देवी ने झटके से फोन रखा। उनके मन में अभी भी वही पुरानी ताने की आग धधक रही थी। उन्हें लग रहा था कि शायद बड़े घर की बहुएं लाकर वो अपनी खोई हुई नाक वापस पा सकेगी। अगली सुबह, हे भगवान, बस आज लाज रख लेना, ऐसे घर में रिश्ता करवाना कि दुनिया देखती रह जाए।
कुछ दिनों बाद शांति देवी अपनी बहन कौशल्या के घर पहुंच चुकी थी। मेज पर चाय के प्याले और ढेरों फोटो रखी थी। कौशल्या, ये क्या ढेरों फोटो लगा रखी है? इनमें से कोई एक ऐसी नहीं जो देखते ही मन को भा जाए। दीदी, अब ये जो पहले वाली फोटो है ना, ये शहर के सबसे बड़े ठेकेदार की बेटी है। घर बार बहुत ऊंचा है। शांति देवी ने चश्मा ठीक किया और फोटो को पास से देखा। खानदान तो ठीक है, पर लड़की की शक्ल तो देख, कितनी सांवली है ये। मेरे विजय का रंग तो कुंदन जैसा है, उसके साथ ये कैसी लगेगी? लोग कहेंगे शांति का बेटा क्या कोयले की खान में गया था बहू ढूंढने। अच्छा, तो फिर ये दूसरी देखो, ये बैंक मैनेजर की बेटी है, बहुत पढ़ी लिखी है। पढ़ी लिखी का क्या चार डालना है? इसकी हाइट देख कौशल्या, मेरे बेटे के कंधे तक भी नहीं जाती है। जब ये दोनों साथ चलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे माँ अपने बच्चे को घुमाने ले जा रही है। हटा इसे भी। दीदी, आप तो हर किसी में नुक्स निकाल रही हैं। अब ये देखो, ये लड़की एकदम अप्सरा है। हाँ, सुंदर तो है, पर सुना है इनके यहाँ बस नाम का ही बड़ा घर है, अंदर से सब खोखला है। कल को शादी में लेने देने की बात आई तो ये भी रीमा के बाप की तरह 100-100 के लिफाफे बांटने लगेंगे। मुझे ऐसे दिखावे की सुंदरता नहीं चाहिए। शांति देवी ने एक के बाद एक नई फोटोज रिजेक्ट कर दी। उन्हें ना रूप भा रहा था ना खानदान। शाम को शांति देवी घर लौटी तो मोहल्ले की कुछ औरतें वहीं बैठी थी। मिश्रा चाची ने उन्हें देखते ही सवाल दाग दिया। क्यों शांति, बन गई बात? सुना है बड़े बड़े घरों में डोरी डाल रही हो अपने बेटे के लिए। हाँ मिश्रा चाची, मेरी पसंद तो आपको पता ही है। मैं कोई ऐसा वैसा रिश्ता तो करने से रही। अरे पर लड़के तो अब जवान हो रहे हैं, कब तक फोटो ही देखती रहोगी? लड़कियां तो बहुत है बाजार में, पर जो घर बसा ले वो ढूंढना मुश्किल है। अरे चाची, मुझे घर बसाने वाली नहीं, घर की शान बढ़ाने वाली चाहिए। मैंने जो कसम खाई है ना, उसे पूरा करके ही दम लूंगी। देख लेना भाई, कहीं ऐसा ना हो कि ऊंचे खानदान के चक्कर में हाथ कुछ भी ना लगे। आजकल की पढ़ी लिखी और अमीर लड़कियां अपनी उंगलियों पर नचाती है सासू माँ को। मेरे घर में तो मेरी ही चलेगी, चाहे वो अमीर घर की हो या गरीब, पर रीमा की बिरादरी जैसी कंजूस तो मैं कभी नहीं लाऊंगी। अंदर कमरे में अमन और विजय अपनी माँ की बातें सुन रहे थे। भाई, माँ की ये कसम तो हमें कुंवारा ही मरवाएगी। जो लड़की सुंदर है उसका खानदान माँ को छोटा लगता है, और जहाँ खानदान बड़ा है वहाँ लड़की पसंद नहीं आती। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि माँ उस बिरादरी में देखना ही नहीं चाहती जहाँ से रीमा भाभी आई है, जबकि भाभी की वजह से ही ये घर घर ही लगता है। माँ को ये बात कौन समझाए? उन्हें तो बस वो 1000 वाले लिफाफे याद है। कुछ दिन बीत गए। शांति देवी के नखरे बढ़ते ही जा रहे थे। घर में तनाव का माहौल था। रीमा सारा दिन काम में जुटी रहती, पर शांति देवी उसे देखते ही ताना मारना नहीं भूलती। रीमा, ये चाय ठंडी है, जैसे तेरा मायका ठंडा था वैसे ही तेरी चाय भी है। मम्मी जी, अभी तो बनाकर लाई हूँ। अब मुझसे बहस मत कर, जाकर देख कौशल्या का फोन आया था क्या, कोई नया रिश्ता मिला या नहीं। रीमा ने सर झुकाया और रसोई में चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी क्या गलती थी। उसके माता पिता ने जो दिया वो उनकी सामर्थ्य थी, पर सास के लिए वो बस एक बेइज्जती का जरिया बन चुका था। तभी बाहर से कौशल्या का फोन आया। हाँ कौशल्या, कुछ मिला क्या? दीदी, एक रिश्ता आया है, लड़की बहुत अमीर है, घर में गाड़ियां खड़ी है, पर लड़की वालों की एक शर्त है। शर्त? क्या शर्त? वो कह रहे हैं कि लड़का शादी के बाद शहर में उनके साथ ही रहेगा। उनका बड़ा बिजनेस है, विजय को वहीं संभालना होगा। शांति देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या? मेरा बेटा उनके घर का गुलाम बनेगा? हटाइए रिश्ता, मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए जो मेरे बेटे को ही मुझसे छीन ले। दीदी, अब आप ही बताओ मैं कहाँ जाऊं? आपने बिरादरी छोड़ दी, रूप और खानदान में अब आप अटक गई हो। अब अमीर घर देख रही हूँ तो वो भी बेटे मांग रहे हैं। तू बस ढूंढती रह, मैं अपनी कसम नहीं तोड़ूंगी, चाहे जो हो जाए। मैं अपनी पसंद की ही बहू लाऊंगी। शांति देवी ने फोन पटक दिया। उनकी कसम अब उनके लिए ही जी का जंजाल बनती जा रही थी। लगभग 6 महीने बीत चुके थे। शांति देवी के यहाँ एक छोटा सा फंक्शन रखा गया। उनकी पोती का पहला बर्थडे था। रीमा देख, जरा बाहर मेहमान आने शुरू हो गए हैं, चाय पानी का इंतजाम ठीक से है ना? जी मम्मी जी, सब संभाल लिया है। मेरी दोनों छोटी बहनें पायल और नेहा भी आ गई हैं, वो मेरी मदद कर रही हैं। शांति देवी ने जैसे ही सुना कि रीमा की बहनें आई है, उनके माथे पर बल पड़ गए। अच्छा, वो दोनों भी आ गई हैं? चलो ठीक है, पर उनसे कहना कि ज्यादा सामने ना आए, कहीं लोग फिर से वही पुरानी बातें न शुरू कर दे। तभी ड्राइंग रूम में पायल और नेहा दाखिल हुई। दोनों ने गुलाबी और नीले रंग के सुंदर सूट पहने थे। लंबी हाइट, दमकता हुआ रंग और चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास। उन्हें देखते ही पूरे कमरे में जैसे रोशनी आ गई। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप?
नेहा ने झुकाकर शांति देवी के पैर छुए तो उसकी सलीकेदार बातचीत और संस्कारों ने शांति देवी को एक पल के लिए चुप करा दिया। ठीक हूँ, तुम लोग कब आए? बस अभी अभी मम्मी जी, दीदी अकेली पड़ जाती है ना, इसलिए हम जल्दी आ गए ताकि सारा काम निपट जाए। दोनों बहनें फुर्ती से रसोई की ओर निकल गई। तभी सोफे पर बैठी मिश्रा चाची ने शांति देवी की बाह पकड़कर उन्हें अपनी तरफ खींचा। अरे ओ शांति, ये दोनों लड़कियां कौन है? मैंने तो इन्हें पहले कभी नहीं देखा। ये रीमा की छोटी बहनें हैं। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे तू अंधी है क्या? तू पूरी दुनिया में धक्के खा रही है, यहाँ वहाँ रिश्ते ढूंढ रही है, और तेरे घर में तो साक्षात लक्ष्मी बैठी है। क्या मतलब आपका चाची? मतलब ये है कि तूने पूरी दुनिया छान मारी पर ऐसी लड़कियां नहीं मिली। देख उन्हें, क्या रंग रूप है, क्या चाल ढाल है। सुना है दोनों MBA कर चुकी है और बड़े शहरों में नौकरी के ऑफर ठुकरा कर बैठी है। इसे कहते हैं घर में छोरा और शहर में ढिंडोरा। चाची आप भूल रही है कि ये किस बिरादरी की है। इनके घर वालों ने रीमा की शादी में क्या क्या किया था वो मैं आज तक नहीं भूली। मैंने कसम खाई है। अरे छोड़ अपनी कसम को, तू लेन देन और बिरादरी के चक्कर में कहाँ धक्के खा रही है। मान ले तूने अपनी जिद में किसी बहुत अमीर घर की लड़की ढूंढ भी ली, पर जरूरी है कि वो तेरा आदर करे? पैसे वाले घर की होगी तो इज्जत तो बढ़ेगी, खाक बढ़ेगी। जो लोग बहुत लेने देने वाले होते हैं ना, वो अपनी अकड़ भी साथ लाते हैं। कल को कोई ऐसी बहू आ गई जो तेरे छोरों को लेकर अलग शहर चली गई तो क्या करेगी? फिर चबाना अपने वो पैसे और सोने के सिक्के। शांति देवी चुपचाप मिश्रा चाची की बातें सुनने लगी। उनकी नजरें बार बार रसोई की तरफ जा रही थी, जहाँ पायल और नेहा हंसते हंसते सारा काम निपटा रही थी। देख शांति, एक ही घर की 3 बहनें आ जाएंगी तो दूध शक्कर की तरह मिलजुल कर रहेंगी। रीमा को देख, तू उसे दिन रात आने देती है, फिर भी वो तेरा पैर दबाती है। ये दोनों भी उसी खून की है, वैसे ही संस्कारी है। इनके साथ तेरे बुढ़ापे की रोटी पक्की है। पर चाची, समाज क्या कहेगा? मेरी कसम का क्या होगा? समाज तब भी हंसेगा जब तेरे बेटे कुंवारे घूमेंगे। तू लेन देन देख रही है या अपना बुढ़ापा? ये तू अब खुद सोच ले। बाहर से किसी अकड़ू को उठा लाई तो पता नहीं तुझे रोटी नसीब होगी या नहीं, पर ये लड़कियां तो घर को स्वर्ग बना देगी। देख ले, सोच ले, बुढ़ापे का सहारा ढूंढ रही है या दिखावे का सामान? शांति देवी कुछ नहीं बोली, बस गहरी सोच में डूब गई। उन्होंने देखा कि कैसे पायल और नेहा ने बिना कहे घर की बुजुर्गों को खाना खिलाया और बच्चों को संभाला। उनकी सादगी में भी एक गरिमा थी जो शांति देवी को उन बड़े घरों की फोटो में कभी नजर नहीं आई थी। रात को जब सब मेहमान चले गए, शांति देवी अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी थी। उन्हें मिश्रा चाची की वो बात बार बार चुभ रही थी। बुढ़ापे की रोटी पक्की है। क्या सच में मैं गलत थी? क्या मैंने पैसों को संस्कारों से ऊपर रख दिया? तभी रीमा कमरे में दूध का गिलास लेकर आई। मम्मी जी, ये लीजिए दूध, आप थक गई होंगी ना आज। शांति देवी ने रीमा के चेहरे को गौर से देखा। वही शांत और सेवा भावी चेहरा। रीमा, तेरी बहनें वो क्या सच में अभी और पढ़ना चाहती है या शादी का विचार है? रीमा चौंक गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी सास ने उसकी बहनों के बारे में पूछा है। मम्मी जी, पापा तो चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए, पर वो अच्छे रिश्तों का इंतजार कर रहे हैं। क्यों मम्मी जी, कोई बात हो गई है क्या? नहीं, कुछ नहीं, तू जा, सो जा अब। रीमा चली गई, पर शांति देवी की आंखों से नींद गायब थी। मिश्रा चाची की खरी खरी बातों ने शांति देवी के मन में एक बीज बो दिया था, जिसे अब उनकी कसम की दीवार रोक नहीं पा रही थी। अगली सुबह, रीमा जरा इधर आना, तुझसे कुछ बात करनी है। रीमा घबरा गई। उसे लगा शायद रात की किसी बात पर फिर से मायके को लेकर ताना पड़ने लगेगा। वो हाथ पोंछते हुए बाहर आई। जी मम्मी जी, कुछ गलती हो गई है क्या? नहीं, गलती तो नहीं हुई है, बस मैं सोच रही थी कि तेरे देवरों के लिए अब और कहाँ भटकूं। तेरी दोनों बहनें पायल और नेहा, क्या ये मेरे घर में जम जाएगी? रीमा एकदम सन्न रह गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मम्मी जी, आप ये क्या कह रही हैं? आपने तो गंगा मैया की कसम खाई थी ना कि आप मेरी बिरादरी में अब कभी रिश्ता नहीं करेंगी। आपने तो कहा था कि हमारे यहाँ मान सम्मान कम होता है और हमारे घर वाले कंजूस है। शांति देवी ने शर्म के मारे अपनी नजरें नीची कर ली। उनकी आवाज में पहली बार वो अकड़ नहीं थी। देख बहू, मैं गलत थी। मैंने लेन देन को रिश्तों से बड़ा समझ लिया था, पर कल चाची ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे समझ आ गया है कि जो आदर तूने और तेरी बहनों ने दिया है वो करोड़ों के दहेज में भी नहीं मिलेगा। पर मम्मी जी, आपकी कसम, लोग क्या कहेंगे कि शांति देवी अपनी बात से पलट गई? अरे भाड़ में गई ऐसी कसम। क्या मेरी झूठी शान के लिए मेरे बेटे कुंवारे बैठे रहेंगे, या मैं किसी ऐसी को ले आऊं जो कल को मुझे घर से ही निकाल दे? मुझे तो बुढ़ापे की रोटी और घर की शांति चाहिए। तू बस बता, क्या तू अपने मम्मी पापा को मनाएगी? रीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो मुस्कुराते हुए बोली,
मम्मी जी, मुझे नहीं लगता कि मेरे घर वाले मानेंगे। आपने पिछली बार उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई थी। वो शायद अब यहाँ बेटी देने से डरे। शांति देवी ने रीमा का हाथ पकड़ लिया, जो उन्होंने आज तक कभी नहीं किया था। तो बात तो कर, अगर वो ना माने तो मैं खुद उनके पैर पकड़ लूंगी। मुझे समझ आ गया है कि एक ही घर की 3 बहनें अगर साथ रहेंगी तो मेरा घर स्वर्ग बन जाएगा। कुछ ही दिनों बाद रीमा के माता पिता घर आए। माहौल में थोड़ी हिचकिचाहट थी, पर शांति देवी ने अपनी कसम और अपना अहंकार किनारे रखकर उनका स्वागत किया। समधी जी, जो हुआ उसे भूल जाइए। मुझे गहने कपड़े नहीं, आपकी बेटियां चाहिए। मुझे पता है कि आपकी परवरिश कैसी है, बस हाँ कर दीजिए। रीमा के पिता ने हाथ जोड़कर कहा कि उन्हें और क्या चाहिए। थोड़े ही दिनों में घर में शहनाइयां बजी। शांति देवी ने अपनी उसी बिरादरी में धूमधाम से अपने दोनों बेटों की शादी की। देखो भाई, ये है मेरी 3 बहुएं, 3 हीरा। शादी के बाद जब तीनों बहनें पायल, नेहा और रीमा एक साथ खड़ी होकर शांति देवी को खाना खिला रही थी, तब मिश्रा चाची मुस्कुराते हुए आई। क्यों शांति, आप कैसी लग रही है, एक ही बिरादरी की तीनों बहुएं? अब तो नाक नहीं कट रही ना? अरे चाची, नाक तो तब कटती जब मैं इन लक्ष्मी जैसी बहुओं को छोड़ देती। आज मेरा घर भी भरा है और मेरा बुढ़ापा भी सुरक्षित है।